मित्रों, आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। और ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन की पहले मैं बात बताता चलूं और आगे हम फिर विषय पर आएंगे। ये मैं भोपाल में हूं और भोपाल में मेरे पीछे आप जो अपर लेक जिसको बड़ा तालाब कहते हैं वो है, और ख़ास तौर पर जहां हम बैठे हैं ये है भारत भवन। ये जो भारत भवन है इसकी अपनी एक वाइब्रेशन है, अपनी एक तपस्या स्थली है। ये तमाम ऋषियों ने, मतलब जो हमारे जो मनीषी हैं, जो साहित्य से रिलेटेड और कला से रिलेटेड जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर तप और साधना करके इस स्थल को एक ऐसी जागृत अवस्था में लेकर आए हैं जिसकी वाइब्रेशन इसके अंदर प्रवेश करते ही हमको मालूम होती है। हम यहाँ पर बात करेंगे भारत के इतिहास की, और बड़ी ही बेबाकी के साथ भारत में इस्लामिक जो एक इम्प्रेशन है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और हमारे इतिहास के अंदर, उसकी सच्चाई की हम लोग बात करेंगे। और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ हैं विजय मनोहर तिवारी जी। आप भोपाल से संबंधित हैं और एक पत्रकार हैं और एक लेखक हैं। इनकी तकरीबन 12 से ज़्यादा पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं और लगातार कई सारी पुस्तकें उसमें हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी मुखरता के साथ अपनी बात को रखते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की। तो विजय मनोहर तिवारी जी, आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। कुछ बातें आपके साथ करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे और अपने दर्शकों को हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि असल में भारत का जो इतिहास है वो किस मोड़ पर खड़ा हुआ है, हम कहाँ पर हैं, अपने इतिहास को हम कैसे देखें और समझें और पहचानें। तो सबसे पहले मैं आपसे ये शुरुआत करूं, प्रश्नों का सिलसिला हम लोग चालू करें। एक छोटा सा अपना परिचय जो है वहाँ से शुरू करते हैं। तो एक हल्का सा परिचय आप दें। ऐसा है कि मैं मूलतः मैं गणित में मैंने पढ़ाई की है जी। लेकिन जीवन के गणित मेरे कमजोर रहे। लिखने का शौक था तो मैं अखबारों की नौकरी में आ गया। अच्छा। ये 90 के दशक की शुरुआत का समय था जी। टेलीविजन चैनल तब नहीं थे, तो मीडिया में आज जैसा ग्लैमर नहीं था। 2000 के बाद जो है वो 24 घंटे के सैटेलाइट न्यूज चैनल आए, तो मीडिया में एक आकर्षण पैदा हुआ और एक बड़ी संख्या में युवाओं की आमद उस तरफ हुई। तो मैं लगभग 25 वर्ष तक प्रिंट और टीवी दोनों जगह रहा हूँ जी। और इन 25 वर्ष की यात्राओं में कुछ ना कुछ किताबों पर मेरा लेखन समानांतर रहा है। तो वो कुछ किताबें हैं जिनका आपने जिक्र किया जी। उसमें भी 20 सालों में मैंने अपने आप को एक खास विषय की तरफ फोकस किया जी। और वो था भारत में इस्लाम का जो विस्तार है जी। उसकी क्या प्रवृत्तियां हैं, हाँ। उसके क्या ट्रेंड्स हैं, हुआ क्या था इन 1200-1300 वर्षों के दरमियान, जो हमारे निकट अतीत के दशक और शताब्दियां गुजरी हैं। तो भारत में इस्लाम के विस्तार के विषय ने मुझे आकर्षित किया। भारत के इतिहास की अनकही कहानियां। क्या खास बात इसमें यह है कि इसमें मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी मनमानी से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। मैं वो लिख रहा हूँ जो उसी समय के लेखकों ने लिखा है, जो घटित, जिन्हें हम समकालीन लेखक कहते हैं। बिल्कुल। जो बिल्कुल रियल टाइम डिटेल अपने दस्तावेजों में, अपने आंखों के सामने जो घट रहा है उसको वो दर्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने शुरुआती जो है वो अरबी के दस्तावेज हैं, वो बाद में वो पर्शियन में लिखे गए हैं, और अंग्रेजों के आने के बाद पिछले 200 सालों में वो दुनिया की अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुए हैं उनके, अंग्रेजी सहित। तो उनके आधार पर भारत में जो कुछ भी घटा है उसको मैंने अखबारी भाषा में, चूंकि मैं मूलतः अखबारों में रहा हूँ और इतिहास हमारे यहाँ एक बोरिंग सब्जेक्ट है, उबाऊ विषय माना जाता है कि इसको हम पढ़ के क्या बन जाएंगे, क्या कर लेंगे, और गड़े मुर्दे उखाड़ना है। अगर आप इतिहास में बात कर रहे हैं तो एक आम धारणा ये है कि हम क्यों गड़े मुर्दे उखाड़े। तो मैंने उसको अखबारी भाषा में इतिहास को लिखा है। तो आप उसको खबरों की तरह गुजरेंगे, आप जब आप उस इतिहास को उनमें पढ़ेंगे, तो मैंने उसको आसान भाषा में, अखबारी शैली में किया है, और वो काफी दोनों। तो पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि ये अभी हाल ही में बीती कोई घटना है। आप जब इसे पढ़ेंगे तो मैंने इसमें जो भाषा के सहारे जिस ढंग से इसको लिखने की, जिस शैली में कोशिश की है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी लाइव रिपोर्ट को देख रहे हैं। हाँ, आप स्क्रीन पर आपके सामने ये सारा गुजर रहा है, सारा घट रहा है, और वो आप देख रहे हैं। तो मैंने उस ढंग से लिखने की कोशिश की है, और इसी वजह से इन दोनों
भाग जिनका शीर्षक मैंने आपको बताया, इनकी काफी चर्चा रही। तो मैं दर्शकों एक बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि बीते कुछ महीनों पहले मैंने एक स्टोरी की थी। भोपाल से विदिशा के पास में एक मंदिर है, उदयपुर करके है। उस उदयपुर मंदिर का एक तो स्टोरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो स्टोरी आप ज़रूर देखिए। और वो देखिए कि उस स्टोरी के अंदर एक तो यह है कि एक ट्वीट ने एक मंदिर को कैसे जीर्णोद्धार किया। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हमारे सामने उसकी अपने उद्धार की प्रतीक्षा में है। और दूसरी बात यह है कि उस मंदिर का जो इतिहास है वो जो बिगड़ा उस समय है, उसके साथ साथ आज के समय में कुछ तथाकथित लोगों ने उसके साथ जिस तरीके की छेड़छाड़ की है उसका भी जीवंत प्रमाण आपने विजय मनोहर तिवारी जी ने दिया है। इनके साथ बहुत ही शानदार वो चर्चा है, वो स्टोरी आप ज़रूर देखिएगा। तो सर मैं आगे बढ़ूँ इस बात को, उदयपुर मंदिर की जिसका कि मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ उसका एक संक्षिप्त में आप एक बात बताते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तालाब के किनारे हम यहाँ बैठे हुए हैं ये मैन मेड डैम के बैक वाटर पर है ये तालाब। ये कोई प्राकृतिक रचना नहीं है। ये राजा भोज के समय लगभग 1000 वर्ष पहले ये पूरा परमारों का कार्य क्षेत्र था जहां हम अभी बैठे हैं। भोपाल में तो 45 किलोमीटर के दायरे में बहुत बड़ी बड़ी लोकेशन पर राजा भोज ने मेगा स्ट्रक्चर बनवाए हैं। तो जिस मानव निर्मित बांध पर ये 35 वर्ग किलोमीटर का बांध जिसका ये जलाशय हमारे बैकग्राउंड में है, ये राजा भोज की देन है। राजा भोज 1050-55 के आसपास नहीं रहे थे और 1010 से उनका कालखंड शुरू होता है। तो ये लगभग 1000 वर्ष हम पहले पहुंचते हैं। राजा भोज परमार राजवंश में 10वें क्रम पर थे, 10वीं पीढ़ी में थे। और 12वीं पीढ़ी में उदयादित्य नाम के एक और राजा हुए हैं। उन्हीं की परंपरा से, उन्हीं की डायनेस्टी में हुए हैं, उन्हीं के राजवंश में हुए हैं। और भोपाल से लगभग 300 किलोमीटर दूर उनकी राजधानी थी धार, जिसका नाम धारा नगरी था, वो उनकी राजधानी थी। जो उदयपुर है वो यहाँ से भी 150 किलोमीटर आगे है। ठीक है, तो उदयपुर राजा भोज के समय उदयादित्य जो है वो कभी उदयपुर में रहे होंगे, तो इस नाम से उनका गांव का जो नाम है वो उदयपुर है। लेकिन उदयादित्य के समय ये काफी बड़ा शहर रहा होगा। ये उसके अवशेष आपने देखा है, वहां जाकर आपने स्टोरी जिसका उल्लेख किया आपने वहीं जाके कवर की है। तो वो लगभग 50,000 से 1 लाख आबादी का उस समय एक छोटा शहर रहा होगा, जिसकी आज कुल मिलाकर आबादी 8000 के आसपास है। लेकिन वो 1 लाख आबादी जितने एरिया में रहती थी एक फोर्टिफाइड सिटी के अंदर, उसके अवशेष काफी हद तक सुरक्षित रहे हैं। मैंने 5 वर्ष लगातार 2018 से 2023 तक वहां मासिक हेरिटेज वॉक की है। हर महीने 1 दिन उदयपुर को जाना हमने शुरू किया था। और हमारी हेरिटेज वॉक में कोई हिस्टोरियन, कोई आर्कियोलॉजिस्ट, कोई लॉयर, कोई तमाम विधा के लोग, समाज के अलग अलग विषयों के जो विशेषज्ञ और इतिहास में रुचि रखने वाले। पहली शर्त यह है कि आपकी इतिहास में रुचि है तो चलिए। तो हर महीने 1 दिन हमने वहां दिया और उसी दौरान वहां कुछ ऐसे अतिक्रमण, नाजायज कब्जे जो पूरे देश की एक दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है वो सामने आए। उसके सोशल मीडिया पर हम लोगों ने लिखा और उसके बाद वो सरकारों के संज्ञान में आए और आज वो काफी हद तक वो चीजें वहां सुधरी हैं। जिस मंदिर की हम लोग बात कर रहे हैं और आज का जो ज्वलंत प्रश्न है देश के सामने, वक्फ और वक्फ की कब्जाई हुई जो जमीनें हैं, क्या वो उसका भी शिकार था? राजा उदयादित्य का एक महल उदयपुर में पाया गया जो 4 बीघा का एक कवर्ड कैंपस था और उदयपुर पैलेस के नाम से ही प्रसिद्ध था। तो वहां जब हम लोग गए और एक बार डॉक्टर सुरेश मिश्र, ये देश के बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, उनके साथ जो हेरिटेज वॉक हमने की तो उस महल के कब्जे देश के सामने आए। महल के सामने खंडहरों पर किसी ने अपनी निजी संपत्ति का एक साइन बोर्ड लगा रखा था और उस पर लिखा था उदयपुर पैलेस, खसरा नंबर 822, निजी संपत्ति। 3 नाम और फोन नंबर उनके लिखे हुए थे। अब वो करीब 1100-1200 साल पुराना किले जैसी उसकी दीवालों के अंदर महल के खंडहर पड़े हुए हैं। अब किसी ने उस पे आज ये साइन बोर्ड लगाया है तो हम लोगों की निगाह में ये खटका और हमें अजीब लगा कि ये आज किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो कैसे सकती है। तो उसी दिन लौट कर हम और डॉक्टर सुरेश मिश्र भोपाल के कुछ प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठे और वो सारे फोटोग्राफ हमने उनको दिखाए। माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को हमने एक ट्वीट किया था छोटा सा और वो 3 फोटोग्राफ हमने उनको डाले थे। अब यहाँ
वहां से एक सोशल मीडिया की शक्ति क्या है उसकी कहानी शुरू हुई। तो वो उसके कब्जे अगले 2 हफ्ते में वो कब्जे हटे और राज्य संरक्षित स्मारक वो तत्कालीन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने बड़ी रुचि लेकर पूरा दोनों पक्षों को सुनकर एक निर्णय सुनाया और वो राज्य संरक्षित स्मारक घोषित हुआ और आज उसके संरक्षण का काम पुरातत्व विभाग कर रहा है उसमें। तो एक ट्वीट करने से क्या स्थितियां बदल सकती हैं, ये इसका एक ज़बरदस्त उदाहरण है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं दर्शकों आपसे ये अपील करूँगा कि आप अनबाउंड इंडिया को जो है वो तुरंत इस समय सब्सक्राइब करें और ये चर्चा आगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, दिलचस्प है, बने रहिए चैनल के साथ। तो विजय मनोहर जी, मैं आपसे ये अगला प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि पत्रकारिता आपके एक तरीके से ब्लड में है और उसके माध्यम से आपने तमाम पुस्तकों का सृजन किया है। तो ये जो पूरा आपका जो टाइम पीरियड रहा है, इसमें आपने इतिहास को किस तरीके से देखा है, कैसे महसूस किया है कि भारत के इतिहास को हम लोगों के सामने क्या बताएं, वो ट्रिगर पॉइंट क्या है? देखिए, ये कहानी शुरू हुई भोजशाला से। मध्य प्रदेश में भोजशाला एक और बड़ा विवाद और चर्चा का केंद्र रहा है और ये धार में है। ये राजा भोज की राजधानी थी, परमारों की राजधानी थी और भोजशाला जिसे आज हम कहते हैं, इसको मुझे सन 2000 से 2003 के बीच में अनेक बार जाकर वहां देखने का अवसर मिला था और इस स्ट्रक्चर ने मेरा कहे कि मेरी दिशा ही बदल दी। मैं जो पत्रकारिता की रोजमर्रा की खबरों में व्यस्त रहने वाला एक दूसरे तमाम पत्रकारों की तरह काम करने की जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें था मैं, लेकिन जिस दिन मैं भोजशाला के अंदर गया हूं तो उसके बाद मुझे भारत के इतिहास ने एक अलग ढंग से अपनी तरफ आकर्षित किया। मैंने अगला 1 वर्ष पूरा भोजशालाओं के अध्ययन में लगाया, परमारों के अध्ययन में लगाया और उनसे संबंधित जो रेफरेंस हैं वो मैंने लाइब्रेरियों में देखे और एक डॉक्टर एस.के. भट्ट, डॉक्टर शशिकांत भट्ट नाम से मुझे एक बड़े सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट, मुझे इतिहासकार इंदौर में मिले। तो उनके साथ मैंने अगला पूरा 1 वर्ष परमारों की स्टडी में लगाया। अच्छा। और उससे जो एक पूरे भारत की कहानी सामने आई, उसकी एक झलक, तो फिर मैंने एक निरंतर अध्ययन का एक सिलसिला शुरू किया और वहां से ये फिर मैं धीरे धीरे इस्लाम पर फोकस हुआ, क्योंकि ये भोजशाला जो है ये खंडित मॉन्यूमेंट है। ये सरस्वती कंठाभरण के नाम से ये इमारतें राजा भोज के समय थीं और ये बड़े नॉलेज सेंटर थे, ये ज्ञान के बड़े केंद्र थे। क्योंकि सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, इस नाते राजा भोज ने वहां वाग्देवी की एक प्रतिमा एक मंदिर में स्थापित की थी और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स था। ये कोई एक मंदिर छोटा सा नहीं था, एक बड़ा परिसर था। उसमें भारत की ज्ञान परंपरा से संबंधित जितने भी विषय होते हैं उन सारे विषयों से संबंधित आचार्य वहां रहते थे। सैकड़ों हजारों विद्यार्थी सालों साल तक वहां पढ़ते थे और ये क्रम सदियों से चल रहा था, दशकों से चल रहा था। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि दिल्ली पर इस्लाम और तुर्कों के कब्जे के बाद में पूरे देश में विध्वंस की जो कहानी लिखी गई है उसका शिकार वो एक समय भोजशाला भी हुई और वो खंडहरों में तब्दील हो गई। फिर उसके आसपास कुछ अजीब से कब्रिस्तान खड़े कर दिए गए और जो आज तक हमारी निगाह में एक विवाद की तौर पे शामिल है। तो विजय जी, एक बात बताइए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पर अपना सर्वे कंडक्ट कर रहा है, जिसकी की रिपोर्ट बड़ी जल्दी ही लोगों के बीच में आएगी। आपको लगता है कि इस सर्वे से एक नए तथ्य जो कि 1000 साल पुराने भी हमको सामने देखने को मिलेंगे और जो भारत के इतिहास के जो टर्निंग पॉइंट्स हैं जिनको हम भुलाए बैठे हैं वो भी हमारे सामने आने की संभावना है? देखिए, ये सवाल बिल्कुल मैं इसको अलग परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। दिन की रोशनी में सूरज की रोशनी के लिए कोई सर्वे होना कि वो है कि नहीं, अच्छा, ये ऐसे सर्वे हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि इसमें हाईकोर्ट का एक आदेश हुआ कि इसका एक वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगभग 100 दिन से अधिक वहां सर्वे किया है, जो अभी कुछ समय पहले उसका सर्वे पूर्ण हुआ है और उसकी एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट के पास पहुंच गई है। अब इन 100 दिन की जो खोजबीन में, खुदाई में, टटोलने में जो भी सामने आया है वो इतना ओपन फैक्ट है जैसे दिन में हम यहाँ बैठे हैं और सूरज चमक रहा है। अब इसके लिए कोई अलग से खगोलविद आके और
तो प्रमाणित करें और उसके दिन का समय सूरज निकला पर जाएं और पानी पर उसकी चमक देखें और उसके आधार पर ये प्रमाणित करने की कोशिश करें कि हाँ, सूरज नाम की कोई चीज है ब्रह्मांड में और वो इस समय चमक भी रही है, और उससे रोशनी नाम की कोई ऐसी चीज निकलती है जो पानी पे चमकती है और पत्ते जिससे भोजन करते हैं और हमको वो ऊर्जा देती है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि ये है। तो ये ऐसे सर्वे हैं, ये इतना ओपन फैक्ट है। मैं भोजशाला जब गया तो मैंने उस पर एक जो शुरुआती जो मैंने लेख उस पर लिखे थे, मैंने लिखा था कि पत्थर ऐसे स्मारकों में खंडित हो या साबुत, वो झूठ नहीं बोलते, और कोई नेत्रहीन व्यक्ति भी उसके अंदर चला जाए, भोजशाला के अंदर कोई नेत्रहीन भी चला जाए, उनको टटोलेगा ना पत्थर को, तो वो बात करते हैं, वो खुद कहेंगे कि वो क्या है, उनका मूल परिचय क्या है, पहले क्या था और बाद में क्या हुआ था। इसकी बिल्कुल खुली कहानी है। ऐसी खुली कहानियां हमारे भारत के मंदिरों में आप अगर जाएं, उनको करीब से अगर देखें, वो पत्थर आपको अपनी कहानियों की जो दास्तान है, जो उनके साथ हुआ है, वो आपको बोलते हुए नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर बात होती है कालों की, है ना, एक स्वर्णिम काल होता है और तमाम उसमें, ऐसे ही एक सल्तनत काल की भी बात होती है और मुग़ल काल की भी बात होती है। तो हमारे भारत के जो सनातन परंपरा की जो टाइमलाइन है, उसमें ये जो काल हैं, जिसमें हम सल्तनत काल कहते हैं या मुग़ल काल कहते हैं, ये इसका क्या मतलब है कि ये कहाँ से आए हैं? इसको मैं बहुत संक्षेप में बता देता हूँ जी। दिल्ली पर तुर्कों के जब कब्जे हुए हैं 12वीं सदी में, 12वीं सदी के अंत में, और उसके बाद लगभग 700 साल तक औरंगजेब के बाद पतन हुआ है इनका, और अंग्रेजों के आने के साथ ही इनकी पूर्णाहुति हो गई है। तो ये जो 12वीं से लेके और लगभग 17वीं 18वीं सदी तक का जो कालखंड है, ये पूरा कालखंड भारत में मुस्लिम कालखंड है। ठीक है, इसको हमारे इतिहासकारों ने एक फेक सेट खड़ा किया, एक फेक नैरेटिव खड़ा किया, और उसको मैं बड़ी आसान तरीके से यूं कहता हूं कि उन्होंने फिल्म के दो सेट की तरह इस्लाम के भारत के संपर्क को फिल्माया है। उसमें एक को वो कहते हैं सल्तनत काल, जो 12वीं सदी से शुरू होता है और मुगलों के आने तक चलता है, और जैसे ही बाबर तशरीफ लाते हैं आगरा में, तो हमारे इतिहासकारों की दिवाली मन जाती है और एक मुगल काल का सेट लगाते हैं, वो मुगल आजम शुरू हो जाता है। तो सल्तनत काल और मुगल काल, जो सल्तनत काल है उसमें हमारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं, जिन्होंने ये किताबें लिखी, जिन्हें हम पढ़कर आगे बढ़ते हैं, कि जो सल्तनत काल है उसमें जो दिल्ली पर बैठकर काम कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, वो सुल्तान कहला रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाबर आता है और उसके बाद जो बहादुर शाह जफर तक जो एक सिलसिला चलता है, तो फिर वो बादशाह कहलाने लगते हैं। मैंने जब इन इतिहास के जो मूल दस्तावेजों की पड़ताल की है, तो वहां ना कोई सल्तनत काल है, वहां ना कोई मुगल काल है, वहां तुर्क पहले बैच में आकर दिल्ली पर कब्जा जमा कर बैठ गए हैं, उसके बाद वो लगातार बदलते चले गए हैं, और वो एक लूट मार और कत्लेआम और आगजनी, अकारण युद्ध और पूरे भारत को एक तनाव और फसाद में डालने के 700 साल हैं ये, और जिसको उन्होंने ये सुल्तान और बादशाह के तमगे पहनाए हैं। मेरे देखे उस इतिहास में जो असल इतिहास है, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं दिखता है मुझे। ये मैं एक लाइन में कहता हूं कि ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है, जिसे सल्तनत काल और मुगल काल कहा गया है। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है, ये क्राइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। कुछ लोग भारत के आतंक और अपराध का इतिहास, लेकिन कुछ लोग तो इसको स्वर्णकाल कहते हैं कि भारत में तरक्की जो हुई है वो यहीं से होती है। ये इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। जैसे कोई अभी हम दिन की रोशनी में यहाँ बैठे हैं और कोई कहे कि इस समय रात का घोर अंधकार है, तो जितना असत्य ये है, उतना ही असत्य ये बात है कि 11वीं 12वीं सदी के बाद भारत का कोई स्वर्णकाल आया है। भारत का पूरा इतिहास में अगर इसको आप जाएंगे और इसको 50 ओवर के एक मैच में आप अगर इसको देखें, तो ये सारा सल्तनत काल, तथाकथित सल्तनत काल और तथाकथित मुगल काल, ये आखिरी की 4 बॉल हैं। ये आखिरी की 4 बॉल हैं पूरे भारत के। आप अगर युगों की काल गणना में जाके अगर भारत के इतिहास की ताका झांकी आप करेंगे, तो ये तथाकथित सल्तनत और मुगल काल जो हैं, ये केवल आखिरी के ओवर की कुछ बॉलें हैं, जिनको हमारे इतिहासकारों ने पूरा मैच करार दिया। और केवल पूरा मैच करार नहीं दिया, उनने ये भी बता दिया कि ये 4 बॉल में ही सारी शतक बने हैं, सारे चौके छक्के केवल इसी में जड़े गए हैं। इससे बड़ा झूठ, अपने ही इतिहास के प्रति इससे बड़ा कोई अन्याय शायद ही मेरे देखे दुनिया के किसी देश में हुआ होगा, जैसा भारत में घटित हुआ है।
ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा बहुत ही कैटेगोरिकली कि राम और कृष्ण की जो हम एक कल्पना करते हैं या जो हमारे जो हैं उनकी व्याख्या आप बिल्कुल छोटे शब्दों में कैसे कहेंगे? ये दोनों स्थानों से रिलेटेड भी हैं, अयोध्या और मथुरा। देखिए, हमें अपनी मुश्किल है कि 6 या 7वीं 8वीं पीढ़ी पहले के अपने किसी पूर्वज का नाम पता हो। 4-5 पीढ़ी का तो पता होता है, हाँ। 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं या 12वीं पीढ़ी पहले मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके भी पितामह कौन थे, मुझे तहकीकात करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ। अब अगर आप जो काल गणना हमारे भारत की प्रचलित पद्धति में रही है, हम युगों को छोड़ दें कि किस युग में कितने लाख वर्ष होते हैं, क्योंकि वो एक दिमाग घुमाने वाला मामला है, हमारी समझ के बिल्कुल पार जाने वाली स्थिति है, और उस पर तमाम तरह की बातें होंगी, और उसको फिर माइथोलॉजी में डाल दिया जाएगा कि ये केवल किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, प्रचलित हैं, हमारी स्मृतियों में है कि कोई राम त्रेता युग में हुए थे, या द्वापर युग में कोई कृष्ण नाम के एक पात्र हुए थे जिन पर महर्षि वेद व्यास ने कुछ लिखा, और रामायण के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने जो है वो त्रेता युग की और भगवान राम की कहानियां सुनाई। ठीक है, तो युगों की आप ताका झांकी में जो लाखों वर्षों के कालखंड हैं, उस पर आप ना जाएं, और जिसे वैज्ञानिक कसौटी आप कहते हैं, मैं केवल उस पर आपको ले चलता हूं। अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस के प्रोफेसर नीलेश ओक हैं। ये अभी कुछ वर्ष पहले भारत में इनकी एक लंबी व्याख्यान श्रृंखला हुई है। 20 वर्ष इस आदमी ने केवल इस काम में लगाए हैं कि रामायण का जो कालखंड है और जो कृष्ण का या महाभारत का जो कालखंड है, अगर ये कहानियां सच्ची हैं तो ये कालखंड कब का है। वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पे उन्होंने पूरा महाभारत, पूरी रामायण के अंदर गए वो, और संस्कृत के वो काफी प्रकांड हैं, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, हिंदी, अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं, और 20 वर्ष उन्होंने इन दोनों धाराओं में गोते लगाए हैं। रामायण में वो 600 के करीब प्रमाण ऐसे लेके आए हैं जो तिथि, मास, पक्ष या किसी पर्व से संबंधित जो इंडिकेशंस हैं, जो चिन्ह मिलते हैं, जो निशान रामायण में मिलते हैं, जो किसी तिथि, किसी वार, किसी पक्ष, किसी मास या किसी घटनाक्रम को उस समय के ग्रहों की स्थिति से जोड़ के बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे उन्होंने 600 श्लोक उसमें से चिन्हित किए हैं, और इसी प्रकार से उन्होंने महाभारत में 300 के आसपास प्रमाण ढूंढे हैं जो उस समय की किसी काल खंड को चिन्हित कर रहे हैं, उस तरफ इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। ईसा से 12,209 वर्ष पहले ये रामायण का कालखंड वो फिक्स करते हैं इन सारे काल गणनाओं के आधार पर। ईसा से 12,209 वर्ष, अभी आपको 2024 और जोड़ने पड़ेंगे इसमें। महाभारत का जो कालखंड है वो 5,561 वर्ष ईसा पूर्व, 2024 और जोड़िए, इतना पुराना ये कालखंड तय होता है। जो हमारे टेक्स्ट लिखे गए हैं ये समकालीन, अब वाल्मीकि तो राम के समकालीन हैं, बिल्कुल, और उन्होंने रामायण में जो पूरा चित्रण उनका किया है विस्तृत, और उसमें जो तारीखों के डेट लाइन जो लिखी हैं, अखबारी भाषा में ही मैं बात करूंगा, जो डेट लाइन आज की खबर है तो आज की डेट लाइन, ऐसा उन्होंने 600 प्रमाण उसमें छोड़े हुए हैं जो नीलेश ओक ने पकड़े हैं, और आधुनिक कसौटियों पर जो वैज्ञानिक कसौटी जिसे आप कहते हैं, ये सामने रख दिया है। अब मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं कि आप युगों की अवधारणा पे ना जाएं कि त्रेता युग में कितने लाख वर्ष, या द्वापर युग कितने लाख वर्ष, या उसके बाद कलयुग में कितने हजार वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसमें ना जाएं, क्योंकि हमारी दृष्टि जो कॉलोनियल माइंड सेट से निकली हुई है, कॉलोनियल हैंगओवर में अभी हम हैं, लगभग अब वो धीरे धीरे जा रहा है, तो उसमें हमको लगता है कि 2024 का कैलेंडर हमारे सामने टंगा हुआ है। उसके पहले कुछ हजारों वर्ष पहले कुछ हो सकता है, हमारी कल्पना उसको स्वीकार नहीं करती। हमारी जो हमारी कल्पना जिस ढंग से हमारी शिक्षा प्रणाली ने बनाई है, तो हमको लगता है कि ठीक है 500 साल पहले ईसा के बुद्ध हुए, उसके पहले और जाएंगे तो वो एक अंधेरा सा नजर आता है, क्योंकि वो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। वो जो कॉलोनियल माइंड सेट के लोग जो भारत पर तथाकथित राज किए हैं, उन्होंने भारत के इतिहास को, समग्र इतिहास को इन्हीं 2-2.5 वर्षों के अंदर घुमाने की कोशिश की है।
क्योंकि उनकी दृष्टि केवल 2024, इससे ज्यादा है नहीं। जो इस्लाम की दृष्टि है वो 1400 साल पहले। हाँ। उसके पीछे सब वो कहते हैं कि अरब में सब जहालियत का दौर था, कुछ नहीं था। तो ये नहीं है। देखिए, ये जो राम और कृष्ण हैं, अगर हमारी पीढ़ियों से, हमारी स्मृतियों में, अभी मैं प्राण प्रतिष्ठा के प्रसंग में जनवरी पूरी अयोध्या में था, कई बार अयोध्या गया हूँ, राम से जुड़े हुए स्थानों को स्थानीय जन समाज ने वहां घटी हुई घटनाओं को कैसे संरक्षित कर रखा है हजारों वर्षों के दुर्गम समय में, हाँ। तो वो देखने लायक है। दुनिया के किसी देश में अपनी जीवंत स्मृतियों को जो हजारों वर्ष पूर्व के अतीत से हमें जोड़ती हैं, हमारे पूर्वजों से हमें जोड़ती हैं, हमारे महानायकों से हमें जोड़ती हैं। हमें अपने खुद के 6 पीढ़ी पहले का नहीं पता, लेकिन भगवान राम कम से कम 12,209 ईसा पूर्व से तो हमारी स्मृतियों में ऐसे चमक रहे हैं कि गांव-गांव में हर मंगलवार को गाए जा रहे हैं तुलसीकृत रामचरितमानस के माध्यम से। रामनवमी लगातार मनाई जा रही है। हम में से कई लोगों को तो अपने जन्मदिन याद नहीं रहते हैं, लेकिन रामनवमी के दिन कोई मेरी संस्कृति का महानायक जन्मा था और उस दिन मुझे 2 फूल उसके नाम पे चढ़ाना चाहिए। ये मेरे पूर्वजों ने क्या सोच के मेमोरी में सुरक्षित रखा। मिथकों की अगर हम बात करें तो उसके लंबी क्या कहते हैं इतिहास है, कड़ियाँ हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए, और इतिहास के अंदर जो स्थापित किया गया है उसको भी सिरे से जो है उसको भी स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर विजय मनोहर तिवारी जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतिहास का जो एक इस देश के लोगों को जो समझना चाहिए, क्या वो किसी तरीके से हमारी उसमें स्मृतियों से बाहर है, या इतिहास को हम इतिहास की तरह से नहीं देख पा रहे? क्या है क्या वो? देखिए, इतिहास के प्रति बेरुखी एक सोची समझी शासन की रणनीति थी कि भारत के लोगों को अपने इतिहास से जितना हो सके बेखबर रखा जाए। उसके 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि भारत के निकट अतीत में पिछले 1200-1300 वर्षों में सिंध पर इस्लाम के कब्जे और हमले शुरू होने के बाद जो भारत में घटित हुआ है, अगर सामान्य भारतीय उसको पढ़ लेगा, जिन समकालीन दस्तावेजों का मैंने जिक्र किया है उसमें जो दर्ज है, अगर सामान्य भारतीय उसको पढ़ लेगा, उसकी नींद हराम हो जाएगी, वो सो नहीं सकेगा। उसको ये बड़ा आश्चर्य होगा कि इन 1200-1300 वर्षों में जो भारत पर घटित हुआ है, जो मेरे पुरखों ने भोगा है, देश में वो कहीं भी थे, वो उत्तर भारत में थे, पश्चिम भारत में थे, दक्षिण भारत में थे, कम या अधिक मात्रा में उन्होंने लगातार उसका सामना किया है और लगातार उसको भोगा है। तो नींद हराम हो जाएगी आपकी। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जो भारतीय जो जनमानस है, सामान्य लोग हैं, इनके अंदर ये स्पंदन क्यों नहीं आ रहा है? मतलब वजह क्या है कि वो उस चीज को अपने आप को कनेक्ट नहीं कर रहे? नहीं, ये अब चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। अच्छा। कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये बात अगर आप 10 या 20 साल पहले आपने कही होती तो मैं मान लेता कि कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। आज पिछले 150-200 वर्षों से ज्यादा, आज पिछले 20 वर्षों में इंटरनेट आने के बाद में भारत में अपने अतीत को जानने की नई पीढ़ी में खासतौर से अपने अतीत को, अपने इतिहास को, सच्चे इतिहास को जानने की जो प्यास पैदा हुई है, ये अत्यंत आश्चर्यजनक है और वो तेजी से बढ़ रही है। वो मैं आप जो अनबाउंड इंडिया पर आपने जितने स्टोरी द्वारका से लेकर उदयपुर तक आकर कवर की हैं, आप खुद इसके साक्षी हैं कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये टेक्नोलॉजी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। उसका कारण ये है, भारत के पास अपनी उजली बहुत कहानियां हैं। सही बात। बहुत उजला पक्ष है भारत का जो अंधेरे में रखा गया, सोची समझी रणनीति के तहत उसको अंधेरे में रखा गया। तो वो धीरे धीरे उभर के सामने आ रहा है। भारत का आर्किटेक्चर सामने आ रहा है, भारत की पूरी नॉलेज ट्रेडिशन सामने आ रही है, भारत की संस्कृति के जो और विविध रंग हैं वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी उनको वो काम कर रही है जिसके लिए उनको अब किसी विश्वविद्यालय में इतिहास के जो मनरेगा के प्रोफेसर काम कर रहे हैं, जो उसी फिक्स फॉर्मेट में बिल्कुल घोड़े के सामने बांध दी गई जो दृष्टि के सीमा है, बस उतने ही सल्तनत काल और मुगल काल में ही वो अपना जीवन यापन करके अपनी नौकरी चला रहे हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स कभी नहीं सोचते हैं। ये प्रश्न उनके मन में आने चाहिए। प्रवीण मोहन का उदाहरण देता हूं मैं, आप ही की तरह प्रवीण मोहन नाम का एक युवा है और पिछले अनेक वर्षों से वो इंडोनेशिया और म्यांमार से लेकर कंबोडिया के टेम्पल तक जाके और भारत के गांव-गांव दूर दराज जहां हम और आप
कोई जा नहीं सकते हैं, वहां जाकर वो डिकोड कर रहा है, डिकोड कर रहा है, वो डिकोड कर रहा है, बहुत गजब काम, वो सारी उसमें टेक्नोलॉजी निकाल के ला रहा है कि उसमें पत्थरों पर वो खाली देवताओं की कोई बड़े आभूषण की सुसज्जित मूर्तियां नहीं है जिनको जाके पूजा आपको करनी है। अब ये काम किसका था? ये काम सबसे पहले तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का था। ये काम राज्य सरकारों के सारे पुरातत्व विभागों का पूरे देश में था। 24 घंटे तीनों शिफ्टों में काम करने का था आजादी के बाद से लेके अभी तक। सही बात। सारे हिजाब जो इन्होंने हमारे सच्चे और असली इतिहास पे चढ़ा रखे थे, धूल चढ़ा रखी थी, वो टेक्नोलॉजी ने सारे सब उड़ा दिए हैं, सारी धूल उड़ा दी है, बेपर्दा हो गई सारी, पूरी बेपर्दा हो चुकी है। और अब किसी विश्वविद्यालय में जाके मुझे सल्तनत काल की हकीकत को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जन्नत की हकीकत सबको पता है। जी, तो मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा और हम अपने दर्शकों को मैं अपडेट करना चाहूँगा कि क्या आदि शंकराचार्य इस भारत भूमि के युग दृष्टा थे? उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है, उस समय की ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने जो किया है वो आज हमारे लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम उनको कोट कर सकते हैं। अद्वैत वेदांत दर्शन के जो विश्व भर के बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं जी, एक मत से इस बात को स्वीकार करते हैं कि आचार्य शंकर इस धरती पर जन्मे, अब तक पैदा हुए 10 जीनियस की अगर आप सूची बनाएंगे तो ऊपर के 5 में आपको आचार्य शंकर को रखना पड़ेगा। इतना बड़ा उनका काम है और वो काम केवल 32 वर्ष की आयु का है। आचार्य शंकर की कुल आयु 32 वर्ष थी। इस 32 वर्ष की अल्प आयु में केरल में वो जन्मे। एक बालक केरल में जन्मा, 8 साल की उम्र में वो सन्यास की आज्ञा लेके अपनी माँ से और कालड़ी से निकलता है और वो सबसे पहले ओंकारेश्वर पहुंचता है, अमरकंटक से होते हुए नर्मदा के किनारे, और उसको एक आचार्य अपने वहां मिलते हैं। ओंकारेश्वर जो मध्य प्रदेश का एक ज्योतिर्लिंग है नर्मदा के किनारे, और वहां उन्हें एक अपने आचार्य मिलते हैं गुरु गोविंद पाल, जिनके साथ वो 3 साल रहकर अद्वैत वेदांत की शिक्षा लेते हैं और फिर काशी और उत्तर काशी और हिमालय तक उनकी यात्रा है। ये लगभग 4 बार इन्होंने पूरे अखंड भारत की पैदल परिक्रमा की है। इन्होंने भारत के जो प्राचीन टेक्स्ट थे, जिसे ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद, इन तीनों को उन्होंने इस पर कमेंट्री लिखी है। ये उनका सबसे बड़ा काम है भारत के लिए। इसके बाद उन्होंने भारत के 4 कोनों की बाइंडिंग की है। 4 कोनों पर उन्होंने जो 4 मठ संस्थान बनाए हैं, चारों की दिशा, चारों के लक्ष्य, चारों की कार्यप्रणाली, चारों के बिल्कुल एजेंडे, उनके मैनिफेस्टो, उनके कर्तव्य और उनके अधिकार, उनके कार्य क्षेत्र, उनके एक एक वेद वाक्य उनको दिए हैं, एक एक वेद उनको दिए हैं। इस तरह से पूरी एक कॉर्पोरेट स्टाइल में आप उनकी पूरी वर्किंग को आप उस समय देखेंगे, पूरी स्ट्रक्चरिंग, पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने बना के गए हैं वो एक एक मठ का। धरती पर जितने देश हैं और उन देशों में जो लिविंग ट्रेडिशंस हैं हजारों वर्ष पुरानी, आचार्य शंकर के इन 4 मठों की जीवंत परंपरा, सदियों से जारी जीवंत परंपरा, आज भी जो शंकराचार्य 4 उन मठों में बैठे हुए हैं वो आदि शंकराचार्य के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं और वो अटूट वंश परंपरा में है, अटूट है वो। इतनी जीवंत ज्ञान परंपरा, इतनी जीवंत आध्यात्मिक वंश परंपरा धरती पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, धरती पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इसके बाद उन्होंने भारत की चेतना में, जो भारत में उस समय जो उनका कालखंड, 2 अलग अलग उनके समय को लेकर थोड़े अलग अलग विमर्श हैं, लेकिन एक जो सर्वमान्य है कि वो 7वीं सदी में हुए हैं। तो ये अगर हम इसी को मान लें, एक बार इसी को मान लें, तो ये 1300-1400 सालों का जो समय है, ये भारत के कठिनतम समय है। ये आचार्य शंकर जिस समय हुए हैं, लगभग उसी समय भारत सिंध पर इस्लाम के कब्जे शुरू हुए, इस्लाम के कब्जे शुरू हुए। तो मुझे तो लगता है कि किसी नियति के निर्णय से ही एक विभूति दक्षिण में पैदा हुई, जब बिल्कुल भारत के उस सिरे पर, सिंध के उस सिरे पर एक अलग तरह की शक्ति भारत पर और पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बनकर सामने आ रही थी, जिसको सब कुछ मिटाना था। उसके सामने केवल विध्वंस का एक सूत्रीय एजेंडा था। विध्वंस का इसलिए कि पहले वो सब कुछ जला के राख कर दे, ताकि उस राख में से कुछ अपना बना सके। सब कुछ मिटा दे, मलबे में बदल दे, और उसके बाद उस मलबे से वो अपना बनाए। उसके पास अपना कुछ नहीं था, उन्होंने आप ही का मलबा बनाया, आप ही को मलबा बनाया, आप ही की पहचाने बदली, आप ही के सारा नष्ट किया सभ्यता और संस्कृति को। जिस समय ये सूत्रपात वहां हो रहा है सिंध में,
लगभग उसके आसपास के ही किसी दशक में दूर दक्षिण से एक निहत था बालक भारत की रक्षा कवच तैयार करने के लिए। मैं इसके कहता हूं कि उनका जो शास्त्र है, उन्होंने जो ये कमेंट्री लिखी है, ब्रह्मसूत्र भाष्य गीता पर और उपनिषदों के भाष्य जो लिखे हैं, भारत की जो टेक्स्ट को उन्होंने पूरा पुनर्जीवित करके भारत के सॉफ्टवेयर में डाल दिया है। तो हार्डवेयर पर तो भारत का विध्वंस चलता रहा। ये 1300 सालों तक जहां जहां ये इस्लाम के अनुयायी गए, ये विध्वंस की लीला पूरी चलती रही। लेकिन ठीक उसी बिंदु पर 7वीं सदी के उसी बिंदु पर 8वीं सदी के उसी बिंदु पर आचार्य शंकर भारत के सॉफ्टवेयर में एक अंडर करंट ऐसा डाल के चले गए कि सब कुछ चला गया, सब कुछ, ये सारी रात छट गई, लेकिन भारत अपनी जीवंत परंपराओं के साथ आज भी पूरी दुनिया में धड़क रहा है। अब मैं आगे आपसे एक बात, आखिरी प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि जैसे एक होता ना कि अपने जीवन में मैं किसी व्यक्ति विशेष से मिलूं, मैं आपसे ये विशेष तौर पे ये जानना चाहूँगा कि इतिहास में वो कौन से युग पुरुष हैं, है ना, जिनसे आप मिलना पसंद करेंगे? ये बहुत ही कठिन प्रश्न है ये, क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक पूरी गैलेक्सी है। मतलब वो कोई एक दो सितारे नहीं टिमटिमा रहे हैं कि हाँ भाई यही मेरा एक पुस्तक लेके आया था और यही ईश्वर का कोई संदेश वाहक था और मेरे तो दिलो दिमाग पर यही तारी है नशे की तरह। नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है मेरे कि जब आप कहीं पर उतरेंगे तो किसी एक जगह पर उतरेंगे। मेरे भारत में ये पूरा नक्षत्रों का एक ऐसा असीम आकाश है जिसमें तारामंडल है, जिसमें अनेक गैलेक्सी हैं और लाखों लाखों उसमें तारामंडल हैं, लाखों लाखों सूर्य चमक रहे हैं। हम तो एक ही सूर्य से परिचित हैं। तो भी अगर इस पूरे दौरान भारत के इसमें, तो मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं चाहूंगा कि कभी अगर ऐसा निमित्त बने तो मैं उनके दर्शन मात्र करूं। तो जिनका मैंने आचार्य शंकर का उल्लेख किया, बहुत अच्छा, कि वो क्या चेतना उनके भीतर थी कि इतनी अल्पायु में वो भारत के लिए जो कर रहे थे, तो वो क्या धड़क रहा था उनका। कभी मन करता है कि ऐसा कुछ हो कि सामने शंकराचार्य का वो विश्व प्रसिद्ध जो शास्त्रार्थ है वो चल रहा है और आप बैठकर उसको सुन रहे हैं? क्यों नहीं। जब आप उनको मैं अभी पिछले 2-3 वर्षों से आचार्य शंकर के जो कृतित्व है उसके बारे में मैं एक समानांतर कुछ ताकाझाकी मैंने की है उनकी लिविंग ट्रेडिशंस में। तो वाकई वो जितना उनको पढ़ेंगे आप, उनके जो लिखे हुए, जैसे मनीषा पंचकम उनका एक ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है और वो बनारस में लिखा हुआ है और वो एक चांडाल के साथ उनका संवाद है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो जो जाति प्रथा भारत का एक कलंक रही है, ऐसा करके जो लांछित करते हैं कि कोई हमने डिजाइन करके कुछ जाति विशेष के लोगों को वो करा या भारत में जातिगत विभाजन थे। आचार्य शंकर का वो जो बनारस का मनीषा पंचकम का जो प्रसंग है, मैं समझता हूँ कि वो अगर कक्षाओं में बच्चों को हमको पढ़ा दिया गया होता सभी को, तो ये प्रश्न ही गिर जाता कि भारत में कभी कोई जाति भेद जैसी कोई चीज काम कर रही थी। तो ऐसा दृष्टि संपन्न एक आचार्य केवल 32 वर्ष की आयु में हमारे बीच से गुजर गया। और आज अगर भारत अपनी मूल परंपराओं के साथ इतिहास के इतने अंधड़ों से गुजरने के बाद भी अगर हमारे बीच में धड़क रहा है और पूरी दुनिया में जिसकी धमक जा रही है, तो उसके पीछे अगर कोई एक व्यक्ति को आप कहेंगे कि वो कौन है जिसने ये रक्षा कवच भारत का पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के गए हैं, तो वो केवल आचार्य शंकर हैं। और आप उनसे मिलना पसंद, केवल उस नाते में मिलना तो क्या, उनके दूर से भी दर्शन हो जाएंगे। ऐसा मैं, अगर आपने इतना कठिन प्रश्न रख दिया है तो वो एक जरूर प्रतिबिंब मेरे सामने बनता है कि मैं उनको उनके दर्शन जरूर करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझसे अगर कोई पूछे कि मैं किससे मिलना चाहूँगा, तो मैं एक व्यक्ति हैं जिनसे मैं मिलना चाहूँगा, वो हैं वाल्मीकि। क्योंकि उन्हीं को सब पता है कि इससे पहले क्या हुआ है और अब क्या हो रहा है। आपके मन में किसका विचार आता है? अगर आपसे मिलने का ये मौका मिले कि आप किससे मिलना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के हम सबको बताएं कि आपके मन में क्या है। विजय मनोहर तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और अनबाउंड इंडिया के दर्शकों को इतनी बेबाकी से भारत के इतिहास को उनके सामने जो रखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार जी। इस चैनल पर आप बने रहें, अनबाउंड इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, स्टोरी को शेयर जरूर करें और मॉनेटरी अगर आप सपोर्ट करते हैं तो उसका डिटेल भी हमारे पास है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल इस स्टोरी में इतना ही।
अगली किसी स्टोरी में फिर आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।